नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में बात करेंगे तमाम ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों की। बात होगी देश के पहले सौर मिशन आदित्य L1 की। चांद के बाद भारत के अंतरिक्ष यान ने अब सूरज की ओर उड़ान भरी है, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की। देश भर में एक साथ चुनाव कराने के विकल्प पर मंथन की दिशा में बड़ी पहल हुई है। केंद्र ने एक समिति गठित की है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यों के नामों की घोषणा भी की है। बात चुनावी राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सियासत की भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी इंडोनेशिया यात्रा के विषय में भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो अगले 1 घंटे में होगी देश दुनिया की हर जरूरी खबर। दिखाएंगे खेल और अर्थ जगत की भी खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत ने अंतरिक्ष में एक और नए गौरवशाली अध्याय की शुरुआत की। अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को किया लॉन्च। आत्मनिर्भर भारत के तहत आदित्य L1 के 7 पेलोड्स स्वदेशी रूप से किए गए हैं विकसित। सूर्य के रहस्यों पर से पर्दा उठाएंगे भारतीय वैज्ञानिक। आदित्य L1 मिशन सूर्य के वातावरण और पर्यावरण का करेगा अध्ययन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों को दी बधाई। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नाम की घोषणा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को समिति का अध्यक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, पूर्व राज्यसभा LOP गुलाम नबी आजाद और अन्य को समिति के सदस्य के रूप में किया गया नियुक्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ को बना दिया भ्रष्टाचार का गढ़। अमित शाह ने जारी किया कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप पत्र। कहा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने गरीबों का अनाज छीनने का किया काम। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने राजस्थान के सवाई माधोपुर में परिवर्तन संकल्प यात्रा का किया शुभारंभ। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार पर किए जमकर हमले। कहा, महिला उत्पीड़न में नंबर 1 है राजस्थान। दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयारियां जोरों पर। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, यातायात के कई प्रतिबंध लागू। दिल्ली पुलिस ने किया फुल ड्रेस रिहर्सल। छह 6 सितंबर से प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय इंडोनेशिया दौरा। जकार्ता में 20वें आसियान भारत सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में होंगे शामिल। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर होगा विचार विमर्श। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए दिया 267 रन का लक्ष्य। ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की 138 रन की साझेदारी। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात भारतीय वैज्ञानिकों की गौरव गाथा की। आज भारतीय वैज्ञानिकों ने एक बार फिर हमें मुस्कुराने का मौका दिया है। इसरो ने अंतरिक्ष में एक और ऊंची उड़ान भरी है। देश के सौर मिशन आदित्य L1 का श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफल प्रक्षेपण किया गया। यह अंतरिक्ष यान 125 दिनों में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा और सूर्य और पृथ्वी के बीच लैग्रेंजियन बिंदु 1 यानी L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। 3, 2, 1, 0। ये 2 तस्वीरें भारत की अंतरिक्ष में ऊंची उड़ान की गवाह हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के 10 दिन में ही भारत ने आदित्य L1 को रवाना कर अंतरिक्ष में एक और ऊंची उड़ान भरी है।
उत्साह से लबरेज राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने आदित्य L1 मिशन की सफल लॉन्चिंग के साथ दुनिया को अपनी बादशाहत का स्पष्ट संदेश दे दिया। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि ये उनके लिए एक बिल्कुल ही अलग मिशन है। वहीं आदित्य L1 प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने इसे सपना साकार होना बताया। The Aditya L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 km, which is intended very precisely by the PSLV, very unique mission mode here, with the upper stage of the PSLV taking 2 burn sequence for injecting the primary satellite for the first time. So I want to congratulate PSLV. It's a dream come true for Team Aditya L1, and I'm extremely happy that Aditya L1 is injected in the intended orbit flawlessly by PSLV as always. And Aditya L1 solar panels are deployed. सूर्य के बारे में जानने की इच्छा मानव के मन में आदिकाल से ही रही है। ऐसे में ये मिशन उन तमाम जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य और पृथ्वी के बीच के लैग्रेंजियन बिंदु 1 यानी L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। दरअसल लैग्रेंजियन बिंदु वे बिंदु हैं जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। इस वजह से L1 बिंदु का उपयोग अंतरिक्ष यान के उड़ने के लिए किया जा सकता है। आदित्य L1 को लैग्रेंजियन बिंदु L1 तक पहुंचने में करीब 4 महीने का समय लगेगा। इस वक्त यह 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा। चंद्रयान 3 की तरह यह भी अलग अलग कक्षा से गुजरकर अपने गंतव्य तक पहुंचेगा, यानी आदित्य L1 को भी सीधे नहीं भेजा गया है। आदित्य L1 सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग, सौर कोरोना की बनावट, इसके तापमान, सौर विस्फोट और सौर तूफान के कारण और उत्पत्ति को लेकर जानकारी जुटाएगा। मिशन के जरिए सूरज में होने वाले सबसे शक्तिशाली विस्फोट जो सीधे पृथ्वी की ओर आते हैं, उनकी उत्पत्ति, विकास और गति के साथ ही सौर हवाओं और अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाएगा। आदित्य L1 अपने साथ 7 वैज्ञानिक पेलोड का एक सेट ले गया है। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग यानी सौर कोरोना और कोरोनल मास इजेक्शन की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप नामक पेलोड अल्ट्रावायलेट के निकट सौर प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा। इसके साथ ही SUIT UV के नजदीक सौर विकिरण में होने वाले बदलाव को भी मापेगा। आदित्य L1 के 7 पेलोड की खास बात यह है कि देश में विभिन्न योगशालाओं द्वारा स्वदेशी रूप में विकसित किए गए हैं। भारत से पहले दुनिया के 3 देश अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी सूर्य पर मिशन भेज चुके हैं। सूरज की तरफ भेजे गए कुल 22 मिशनों में से 14 मिशन अकेले नासा के रहे हैं, जबकि उसने 5 मिशन जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर लॉन्च किए हैं। हाल के दिनों में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम और प्रज्ञान की चहलकदमी और अब सूर्य की तरफ बढ़ते कदम ये साबित करते हैं कि भारत न केवल दुनिया के विकसित देशों के साथ कदम ताल कर रहा है, बल्कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक जिम्मेदार महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ श्री हरिकोटा से आयशा खानम की रिपोर्ट, DD न्यूज। और मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के साथ ही देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। 10 दिनों के भीतर यह दूसरा मौका है जब हमारे देश के वैज्ञानिकों ने हमारा माथा गर्व से ऊंचा कर दिया। आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो को बधाई मिलने का सिलसिला अभी तक जारी है। 3, 2, 1, 0। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की 10 दिनों के भीतर दूसरी सफलता से जहां भारतीय गर्व से फूले नहीं समा रहे, तो वहीं दुनिया भी अंतरिक्ष में भारत की ऊंची उड़ान को बढ़ते गौरव के रूप में देख रही है। आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो को बधाई मिलने का सिलसिला जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदित्य L1 मिशन के लॉन्च पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 का प्रक्षेपण एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक नए पथ पर ले जाएगा। इससे हमें अंतरिक्ष और खगोलीय घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। मैं वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई देती हूँ। इसरो को इस असाधारण मिशन की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा जारी रखी है। उन्होंने कहा कि भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई। संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए ब्रह्मांड की बेहतर समझ विकसित करने के लिए हमारे अथक वैज्ञानिक प्रयास जारी रहेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सभी देशवासियों को आदित्य L1 के सफल लॉन्च की बधाई देते हुए कहा कि ये मिशन हमारे वैज्ञानिकों के दिन रात की मेहनत का नतीजा है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने आदित्य L1 के प्रक्षेपण को लेकर बधाई दी। सबसे पहले तो मैं अभी मिशन आदित्य लॉन्च हो चुका है, इसलिए सभी को हृदय से बधाई देता। ISRO is credited in executing this mission. The science institutes across the country have come forward to contribute in one form or the other, in small measure or big, to this mission. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आदित्य L1 मिशन के सफल लॉन्च पर देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई दी। आदित्य L1 सक्सेसफुली अंतरिक्ष के लिए लॉन्च कर दिया गया, जहां मैं इसरो के साइंटिस्ट को बधाई देता हूं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आदित्य L1 मिशन के लॉन्च पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प लें, अभी तो सूरज उगा है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आदित्य L1 मिशन के लॉन्च पर देशवासियों को बधाई देते हुए एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्हें आदित्य L1 मिशन के लॉन्च को देखते हुए देखा जा सकता है। आदित्य L1 मिशन के सफल प्रक्षेपण से पूरे देश में खुशी की लहर है। इसरो वैज्ञानिकों ने इस मिशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। We made sure that we will have a unique data set which is not available from any other missions internationally. So the 7 payloads what was conceived for this particular mission will provide a unique set of data which is currently not available from any other missions. Aditya L1 is a multi-wavelength, multi-instrument and multi-directional mission. Multi-wavelength because it works in X-rays, UV and visible. Multi-instrument because there are 7 experiments on board, and multi-directional because it looks not only in the sun direction but also around it. Now, what we plan to study using this instrument is the corona, its dynamics. Through this emission line, you can actually measure the velocity by simple physics called Doppler effect. So you can measure the velocity, you can measure how much matter is moving, and eventually how that matter will come to the Earth and the heliosphere. आदित्य L1 करीब 4 महीने के समय में 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा और फिर पृथ्वीवासियों को सूर्य के महत्वपूर्ण जानकारियों से परिचित कराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दरअसल भारत के लिए आज दोहरी खुशी का दिन है। एक तरफ जहां आज आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग की गई है, तो वहीं दूसरी ओर चंद्रयान 3 ने भी चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अपना काम करना शुरू कर दिया है। इसरो की ओर से जारी किए गए फोटो में यह साफ दिख रहा है कि चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान अब तक चांद की सतह पर 100 मीटर चल चुका है। विक्रम लैंडर और रोवर दोनों ठीक हैं और दोनों के सभी पेलोड्स सही तरीके से काम कर रहे हैं। और उसके बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ में किस तरह से गरजे हैं अमित शाह, क्या कुछ रही है उनकी सियासत, इस पर चर्चा करेंगे। यह होगा हमारा ब्रेक के बाद। जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे इस विषय पे। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम
का छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से आदित्य L1 ने सफलता हासिल की है और क्या कुछ रहा है इस सफलता के पीछे, किस तरह से मेहनत की गई है, किस तरह से परिश्रम किया गया है और क्या कुछ है इस सफलता के मायने। आज यही हमारा विशेष है, भारतीय अंतरिक्ष मिशन अब सूरज की ओर उड़ान। ये हमारा विशेष है, भारतीय अंतरिक्ष मिशन अब सूरज की ओर उड़ान, और इस पर हम चर्चा करेंगे इस विशेष विषय पर। भारतीय अंतरिक्ष मिशन अब सूरज की ओर उड़ान, ये हमारी चर्चा का विषय है और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। भारतीय अंतरिक्ष मिशन अब सूरज की ओर उड़ान, ये विशेष चर्चा का विषय है और हमारे साथ प्रोफेसर डी पल्लम राजू, जो कि डीन है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजू, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कितनी बड़ी सफलता के रूप में इसको आंकना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी दुनिया के जो दूसरे देश हैं, बहुत कम देश ऐसे रहे हैं, 3 जगहों पर ये मिशंस जो सोलर मिशंस हैं वो छोड़े जा चुके हैं। लेकिन किस तरह से ये जो हमारा मिशन है यूनिक है और कितना इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूं और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। ये सारे इसरो के वैज्ञानिकों के लिए के तो बधाई के पात्र हैं और सारे भारतवासी, और मैं ये कहूँगा कि सारे भारतीय जो अन्य देशों में भी हैं यहाँ पे, सबको बधाई देता हूँ इस उपलब्धि के लिए। ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारत के लिए, क्योंकि इतनी दूर अब तक कोई भी मिशन में हम नहीं गए हैं जी। ये है 15 लाख किलोमीटर की दूरी, और अब तक जो भी कहीं पे भी जो भी गए हैं, हम मार्स पे गए हैं और चंद्रमा पे गए हैं, और इन जगहों पे जाने के लिए एक दो प्लैनेट्स हैं या 2 चीज हैं जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिसकी वजह से हम वहां तक जब पहुंच जाते हैं तो उसके दायरे में हम उसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अंदर उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, तो वहां पे हम लैंड कर सकते हैं जी। मार्स पे अगर जब गए तो इंसर्शन ऑर्बिट था, तो हमने मार्स में सफलतापूर्वक इसरो ने इसका वहां पे उसका उधर इंसर्शन सफलतापूर्वक हुआ, और जब हम अभी तो चंद्रमा पे तो 3 बार जा चुके हैं, तीसरी बार जब गए हैं तो सफलतापूर्वक हमने लैंड किया। तो अब इनकी तुलना में अगर हम इस एक्सपेरिमेंट की बात करें तो यहाँ पे L1 पॉइंट जो है वो एक बिंदु नहीं, थोड़ा एक जगह है, स्थान है, जिसमें दोनों पृथ्वी और सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जब इक्वल बैलेंस हो जाता है तो वो जगह है। तो इस जगह पे जाकर वहां पे कक्षा में ठीक तरह से हमको उधर तक जाना ही एक बहुत बड़ी बात है, और जाकर उस कक्षा में ठीक तरह से हमारा प्लेसमेंट करना और एक उपलब्धि है। तो ये एक टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बड़ी उपलब्धि है, और वैज्ञानिक तरीके से बात करें तो वैज्ञानिक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू तो रियली बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो आदित्य L1 मिशन गया है उसको हम ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन बोलते हैं जी। जैसे कि सारे जो भी है ये मल्टी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और मल्टी वेवलेंथ्स हैं, अलग अलग तरह के, राइट फ्रॉम एक्सरेज टू अल्ट्रावायलेट टू विजिबल रेज तक हमारा उसमें उसके जो उपकरण हैं वो मापे जा सकते हैं, और अलग डायरेक्शन से जिस अलग अलग डायरेक्शन जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो भी मापे जा सकते हैं। ये कभी पहले नहीं हुआ है, इस तरह से जिस तरह से जो हम करने वाले हैं उस तरह के इससे नहीं हुआ है जी। दो खास बातें और आपसे समझना चाहेंगे, दरअसल आप उस पर और प्रकाश डालेंगे। आपकी जो इससे पहले जो दुनिया के जो दूसरे देशों ने सौर मिशन किया था, 22 मिशन जा चुके हैं, जिनमें से अकेले 14 जो है वो नासा की तरफ से ही गए हैं, लेकिन जो उनकी कॉस्ट है वो हजार करोड़ रुपए से ज़्यादा की है और ज़्यादा की है। ये केवल 357 करोड़ का एक तो जो हमारा मिशन है वो है, और दूसरी बात तो पूरा स्वदेश निर्मित है। तो इसको भी समझना चाहेंगे
चाहेंगे किस तरह से जब हम आत्मनिर्भर भारत और अमृत काल के भारत की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। अब तक जो भी मिशन रह चुके हैं भारत के इसरो द्वारा वो सभी कॉस्ट इफेक्टिव रहे हैं। मार्स मिशन भी जान लीजिए आप, तो एक तो वो एक चित्र फिल्म, हॉलीवुड चित्र फिल्म के तुलना में बहुत कम उसका खर्च था, पूरा खर्च जी। और अभी भी जो है ये तो 400 करोड़ के अंदर ये मिशन हुआ है। ये मिशन को हम सफल कर चुके हैं जी। तो इसका कारण ये है कि जो वर्किंग स्टाइल है, इनोवेशन, क्योंकि हम जो भी हमारा चिंतन शैली है इसरो के वैज्ञानिकों की, वो ये है कि ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए, कोई भी जो भी डिजाइन हो उसको कम से कम लागत में, क्योंकि हम तो विकासशील देश हैं, हमारे पास जितनी पूंजी जैसे डेवलप्ड कंट्रीज के पास जितना पूंजी है वो हमारे पास नहीं है। तो हमको जितना भी हमें बजट मिला है उसके अंदर हम किस तरह से हम उसको एक ऑप्टिमल शेप दिया जाए, उसकी वजह से बहुत अनुसंधान होता है। और उसी कारण अगर आप देखेंगे हमारा जो चंद्रयान था वो 40 दिन लगा, बल्कि 40 दिन लगा पर हमारा बहुत ही किफायती इसमें दाम में हो गया। तो उसके लिए हमको पृथ्वी के थोड़े चक्कर लगाने पड़े, दैट्स ऑर्बिट रेजिंग मैनोवर बोलते हैं उसको। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण शक्ति को लेके ही हम उसको और ऊंचाई बढ़ाते गए, और जब ठीक समय लगा तो उसको प्लान करके उसको क्षिपणी को हमने अर्थ इन्फ्लुएंस से बाहर कर दिया, ग्रेविटी इन्फ्लुएंस से। तो वैसे ही इधर भी किया है। अगर जब सूर्य मिशन का भी, आदित्य मिशन का भी बात करें तो यहाँ पे हम देखिए 120-125 दिन लगेंगे जाने के लिए। तो इसमें ऑर्बिट रेजिंग 3-4 ऑर्बिट रेजिंग मैनोवर्स हैं। फिर ये भारत नहीं, पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर निकलेगा और फिर L1 पॉइंट पहुंचेगा। सो हमारी जो शैली है वो इसीलिए वो थोड़ा समय लगे जाने के लिए, पर हमें कम उसका लागत लगे, वो बार वो उसकी चिंतन हर बार रहती है। और सम अदर न्यूक्लियर एंड अदर जो कहते हैं जो लॉन्च मैकेनिज्म्स, वो भी अभी अपने पास नहीं है। तो हमारे पास जितना है जो है उसमें ऑप्टिमल एंड सक्सेसफुल मिशन किया जाए, उसी के धारणा से हमारे वैज्ञानिक उसका प्रयास करते हैं। जी, निश्चित तौर पर ये भारतीय वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा दिन है। और जिस तरह से हमने देखा कि पिछले 10 दिनों में देश के तमाम लोगों को गौरवान्वित होने का मौका मिला है। एक बात और चलते चलते आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार जो भारतीय वैज्ञानिक हैं वो एक के बाद एक ऊंचाइयां नाप रहे हैं, आपको लगता है कि रणनीतिक तौर पर भी इसका लाभ लेने की स्थिति में भारत है कहीं ना कहीं? क्योंकि इस तरह की जब एक शुरुआत होती है तो वो सिर्फ अंतरिक्ष के क्षेत्र में नहीं बल्कि और अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह की वैज्ञानिक शुरुआत की जा सकती है। हाँ, ये तो बिल्कुल बात सच है। ये तो इम्प्लिसिट है। अगर एक इंस्टीट्यूशन या एक ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है तो ये क्या एक तरह का माहौल बन रहा है दुनिया भारत में। तो इसके चलते हुए जरूर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में भी इस टाइप का कॉम्पिटिटिवनेस आएगा कि हम देश का नाम ऊंचा और कैसे कर सकें, और जितना भी हमारे पास संसाधन है उसको हम कैसे किस तरह से हम डिफेंस का क्षेत्र हो। दरअसल डिफेंस के क्षेत्र में भी बहुत सारे जो एक तरह से कहा जाए कि वैज्ञानिक इंटरवेंशंस लगातार हो रहे हैं और भारत लगातार उस पर आगे बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल, कोई उसमें भी चले, जैसे हमारे मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी हो, तो ब्रह्मोस हो और अदर मिसाइल्स हो, उसमें भी हमने बहुत उसमें आगे बढ़त की है। और अभी एयरक्राफ्ट में भी, फाइटर एयरक्राफ्ट में भी हमने थोड़ा समय लगा पर हमने बनाए हैं। तो ऐसे और भी क्षेत्र हैं जिसमें कई बाहर दिखते हैं बाह्य रूप से, कहीं दिखते नहीं हैं, पर बहुत ही अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ही विभिन्न रूप से उनकी प्रगति चल रही है उनका। और जरूर ये ऐसे इवेंट्स और बहुत उनको प्रेरित करेंगे लोगों को, और अपने एक और बहुत
महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूंगा जी कि ऐसे महत्वपूर्ण इवेंट से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे जो कक्षा में पढ़ रहे हैं, उनको एक बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हमारे देश में ऐसा कर सकते हैं। तो उनको जो प्रेरणा मिलेगी उसका हम मूल्यांकन कभी नहीं कर सकते। जो हम अगर मूल्य की बात करें, अभी उनको अगर जो भी छात्र देख रहे हैं तो उनको अभी 10 साल में तो उनका भी भविष्य में वही वैज्ञानिक बनेंगे जी। बिल्कुल, पर तो बहुत अमूल्य कंट्रीब्यूशन रहेगा है भारतवर्ष के लिए। जी निश्चित तौर पर आपने ये बात भी बहुत ठीक कही कि एक जो इकोसिस्टम बना है उसका लाभ न सिर्फ अभी के वैज्ञानिक उठाएंगे बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी उठाएंगी। जो छात्र हैं वो भी निश्चित तौर पर इससे प्रेरणा पा सकेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए प्रोफेसर पल्लन राजू। थैंक यू। और ये थी आदित्य L1 की बात और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन हम आपको बता दें कि इसके बाद जब ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा किन मायनों में रहा खास और क्या कुछ कहा अमित शाह ने अपने छत्तीसगढ़ दौरे में। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और बीजेपी की चुनावी सियासत की धुरी समझे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के आगामी चुनावों को देखते हुए मतदाताओं के सामने अपनी रणनीति लगभग स्पष्ट कर दी है। यह रणनीति भी साफ है कि जनता के सामने अपने विकास का एजेंडा स्पष्ट तौर पर रखा जाए और विपक्षी कांग्रेस के भ्रष्टाचार और परिवारवाद को भी बेनकाब किया जाए। इसी रणनीति के तहत अमित शाह ने रायपुर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा का आरोप पत्र जारी किया। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा का आरोप पत्र जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में सीएम भूपेश बघेल ने गांधी परिवार के लिए एटीएम बनने का काम किया है। भूपेश बघेल, आप भ्रष्टाचार से कांग्रेस पार्टी का दिल्ली का एटीएम बनाना चाहते हो छत्तीसगढ़ को। ये भगवान राम का नैनीहाल है। हम छत्तीसगढ़ को एटीएम नहीं बनने देंगे, छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने हर घर में राशन पहुंचाने के लिए अंगूठा छाप प्रणाली शुरू की थी। उन्हें छत्तीसगढ़ में चावल वाले बाबा के नाम से जाना जाता था। शाह ने कहा कि बीजेपी ने गरीबों तक राशन पहुंचाने का काम किया है, जबकि भूपेश बघेल सरकार ने गरीबों का राशन छीनने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, गरीबों का चावल चोरने का काम, आदिवासियों के चावल चोरने का काम ये भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों को ये तय करना होगा कि वो किसका समर्थन करेंगे। वे इस भूपेश बघेल सरकार का समर्थन करेंगे जिसने आदिवासियों की सुरक्षा का वादा किया था और जिसके कार्यकाल में धर्म परिवर्तन की लहर थी, या उस भाजपा सरकार का समर्थन करेंगे जो आदिवासियों की संस्कृति की रक्षा करती है। भूपेश बघेल की सरकार जिसके शासन में अप्रत्याशित तौर पर धर्म परिवर्तन की एक बयार आई, वो सरकार चाहिए या आदिवासियों की संस्कृति को फिर से एक बार सुरक्षित और संवर्धित करने वाली भाजपा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में जनजातीय महासम्मेलन को भी संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और छत्तीसगढ़ की बात नहीं, राजस्थान में भी बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है। पार्टी ने शनिवार को अपनी परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सवाई माधोपुर में हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में जुटी भाजपा ने शनिवार को अपनी परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत की।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सवाई माधोपुर में हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने दशहरा मैदान से रणथंभौर सर्किल तक रथ पर सवार होकर रोड शो किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नड्डा ने भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर राज्य की कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा है। खासकर प्रतापगढ़ की घटना को मानवता को शर्मसार करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार ने जनता को केवल भ्रष्टाचार और अपराध से भरा माहौल दिया है। राजस्थान की जनता गहलोत सरकार से परेशान हो चुकी है, इसलिए वो भाजपा की सरकार चाहती है। राजस्थान आज किस बात के लिए जाना जाने लगा है? जिस तरीके से बलात्कार, अनाचार, अत्याचार, ये राजस्थान जो शांत प्रिय प्रदेश कहलाता था, वहां आज बेटियों के साथ जिस तरीके का बलात्कार और उनका अपमान किया जा रहा है, ये अब राजस्थान सहने वाला नहीं। जब किसी पार्टी के द्वारा कुशासन हो जाए, अंधेर गर्दी मच जाए, आम जनता त्रस्त हो जाए, आम जनता त्राहिमाम हो जाए, महिलाओं का संरक्षण समाप्त हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी होती है कि वो तय करे कि अब और नहीं सहेगा राजस्थान और परिवर्तन का संकल्प लेकर के चले, इस काम को हम आगे बढ़ाने चले। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी सभा को संबोधित करते हुए सरकार पर किसानों से वादा खिलाफी और तुष्टीकरण का आरोप लगाया। परिवर्तन यात्रा को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने भी संबोधित किया। नड्डा ने शनिवार को पहली परिवर्तन संकल्प यात्रा को रवाना किया है, जो 47 विधानसभा क्षेत्र से होते हुए 19 सितंबर को जयपुर में संपन्न होगी। वहीं रविवार को बेड़ेश्वर धाम से दूसरी परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और राजस्थान में एक के बाद एक महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला राज्य के प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद का है, जहां एक महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया गया। इस घटना के बाद विपक्षी बीजेपी ने राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग की है। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद में एक महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने का बेहद गंभीर मामला सामने आया है। बीते 31 अगस्त को एक व्यक्ति ने गांव वालों के सामने ही अपनी पत्नी को 1 किलोमीटर तक निर्वस्त्र घुमाया। वीडियो वायरल होने के बाद मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एक्चुअली 10 नामजद मुलजिम हैं और अन्य भी हैं। हम कोशिश कर रही हैं सबको जल्दी से जल्दी पकड़ने के लिए, जल्दी से जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे। घटना पर पीड़िता के पिता ने बताया कि रात करीब 11 बजे 4-5 लोग उसे घर छोड़ने आए थे। बेटी के कपड़े फटे हुए थे। आरोपी उसका पति है। फूट मारने के लिए कपड़ा फाड़े इधर लूटा चाहते हैं। 10-11 बजे छोड़वा यार घरे छोड़वाना है 4-5 जना। तो कौन कौन का नाम तो पता है ना साहब, लेकिन आरोपी कौन है जिन्हें ये हरकत की थी? ये पति से। अच्छा। महिला पर हुए अत्याचार की घटना पर विपक्षी पार्टी बीजेपी गहलोत सरकार को जमकर घेर रही है। बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि राज्य में महिलाओं और बच्चों के साथ अपराध में राज्य नंबर 1 पर है। भाजपा सांसद दिया कुमार ने कहा है कि राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस सरकार उस पर रोक नहीं लगा रही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने गहलोत सरकार से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की है। कांग्रेस सरकार का जो कुशासन है उसमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध राजस्थान में चरम पर है और ये आंकड़े राजस्थान सरकार के हैं जो वो एनसीआरबी को देते हैं। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि 6,500 महिलाओं के साथ दुष्कर्म एक साल में हो रहा है। पूरे देश के अंदर नंबर 1 है दुष्कर्म के अंदर। बच्चियों के साथ अपराध के अंदर दुष्कर्म में नंबर 1 है। सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, संरक्षण है, इसीलिए इस तरह की इतनी ज़्यादा इंसिडेंट्स हो रही हैं। चाहे क्राइम की बात करें, चाहे महिला अत्याचार की बात करें, चाहे हम भ्रष्टाचार की बात करें, इनके मंत्री, इनके अधिकारी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। इस प्रकार के अपराधों को छिपाने के लिए राजस्थान की सरकार और उनके मुखिया कहते हैं कि ये परिवार का मामला है।
कभी दुष्कर्म की घटनाओं को कहते हैं कि फर्जी है, कभी इनके दुष्कर्म की घटनाओं के इनके मंत्री कहते हैं कि बरदुगा प्रदेश है। आप कब तक छुपाओगे आपके अपराध? अब नहीं सहेगा राजस्थान। जिस प्रकार की घटना उस निचला कोटा फला में हुई है, मुख्यमंत्री जी आपको इस्तीफा देना चाहिए। राजस्थान सरकार ने पीड़िता को सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। वहीं घटना पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर सजा दिलाने की बात कही है। गौरतलब है कि राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार के मामले कम नहीं हो रहे हैं। एनसीआरबी डाटा के अनुसार साल 2021 में 6,377 और साल 2020 में 5,310 दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और गाजियाबाद के कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज में जेपी नड्डा ने मेरी माटी मेरा देश अभियान में वो शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल, सुनील बंसल समेत कई नेता वहां मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बताई। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मोहन नगर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत एक सभा को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सबसे पहले शहीद मेजर मोहित शर्मा समेत 5 शहीदों के घर से मिट्टी और चावल का कलश लिया। उसके बाद वाटिका में पहुंचकर वृक्षारोपण भी किया। फिर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में नड्डा शामिल हुए। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि ये कार्यक्रम शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कोई हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस का जवान जो आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुआ हो, इन सभी लोगों को याद करना है और हर वार्ड में इनके नाम की शिला पट्टिका लगाकर उस समाज को जागृत करते हुए आगे बढ़ाना। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम देश के बलिदान देने वाले वीरों को समर्पित अभियान में महिला कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह नजर आ रहा है। डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत करते हुए बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह उन महिलाओं, माताओं और वीरांगनाओं का सम्मान है जिन्होंने अपने पतियों और पुत्रों को खोया है। मिट्टी लेके मतलब मेमोरियल तक जाना और वहाँ स्थापित करना, आने वाली जनरेशन को भी हम एक मैसेज दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। किसी को कमी महसूस नहीं कि मतलब किसी ने अपना बेटा जो खोया है उसके घर की माटी को लिया गया है। उसके ऊपर ये है कि उनको ऐसा एहसास ना हो कि मतलब हमको सम्मान दिलाना के लिए करा गया। ये मेरा भारत मेरी माटी वाला जो ये शुरू हुआ है अभियान, मोदी जी का बहुत ही सुंदर प्रयास है और पूरा देश इससे एकता के सूत्र में बंध रहा है और ये हमारी संस्कृति का परिचायक है। अमृत कलश यात्रा 1 से 30 सितंबर तक हर घर, वार्ड और गांव, 1 से 13 अक्टूबर तक ब्लॉक और 22 से 27 अक्टूबर तक राज्य स्तर पर कलशों में मिट्टी या धान इकट्ठा करके किए जाएंगे। फिर 28 से 30 अक्टूबर को ऐसे 7500 कलश देश की राजधानी पहुंचेंगे। दिल्ली में शहीद स्मारक के पास देश के वीरों के सम्मान में बनाई गई अमृत वाटिका में इन कलशों की मिट्टी और धान को रोपित किया जाएगा, जो देश के हर नागरिक को ये याद दिलाएगा कि हमें अमृत काल में भारत को महान बनाना है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर अक्टूबर के अंत में बीजेपी एक बड़ा कार्यक्रम करेगी, जिसमें यह संकल्प लिया जाएगा कि 15 अगस्त 2047 की सुबह भारत एक विकसित राष्ट्र बनकर उभरेगा। शहीदों के जो परिजन हैं उनसे मिलकर उनसे मिट्टी और चावल के दाने लेकर उसे दिल्ली तक पहुंचाना और उन शहीद परिवारों के प्रति कृतज्ञता का भाव अर्पित करना बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल है। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ मोहन नगर गाजियाबाद से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जब ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस खबर को विस्तार से आपको दिखाएंगे और इस खबर पर चर्चा भी करेंगे। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555।
अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं के मुद्दे पर जांच के लिए 8 सदस्यीय उच्चाधिकार समिति का गठन किया है। साथ ही समिति के सदस्यों के नाम का भी ऐलान कर दिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी, पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, NK सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शेखर अय्यर, वरिष्ठ पत्रकार, इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेखर जी, स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे जो ये समिति है। शेखर जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? जी निखिल जी। जी शेखर जी, ये जो समिति है, इसके नाम आपने सुने, आपने देखा, और सबसे खास बात है कि इसकी जो अध्यक्षता है वो पूर्व राष्ट्रपति कर रहे हैं। तो इस स्ट्रेचर की ये समिति है, आपने इसको देखा समझा, क्या कितना बैलेंस्ड आपको ये लग रहा है? और जो इसमें जो एजेंडा दिया गया है या जो कार्य दिए गए हैं, उसको आपको लगता है कि कितना ये बैलेंस तो ही है, एक सही दिशा में उठाया गया कदम है? बिल्कुल निखिल जी, इसमें सारे सदस्य बहुत अनुभवी हैं, बड़े पार्लियामेंटेरियंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वकील हैं जी। और साथ में जो जिन्होंने पार्लियामेंट संसद के जो ये काम चलाए हैं, जैसे सुभाष कश्यप हैं, वो फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल है लोकसभा के जी। हरीश साल्वे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर है, संजय कोठारी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के CVC रहे, और बाकी नाम अगर देखेंगे, अधीर रंजन चौधरी अभिनेता विपक्ष के रूप में कांग्रेस के नेता हैं, और गुलाम नबी आजाद जो विपक्ष के नेता थे राज्यसभा में, उनका नाम भी है, और NK सिंह जो है वो फॉर्मर चेयरमैन है फाइनेंस कमीशन के जी। और साथ में अमित शाह जी गृह मंत्री वो भी इस कमेटी में है। ताकि इससे बड़ा लग रहा है कि मामला सरकार भी है, सरकार के वहाँ रिप्रेजेंटेटिव है, साथ में जो अनुभवी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को लेकर, पार्लियामेंट्री मैटर्स को लेकर, तो इससे बड़ा साफ है कि सरकार इसमें बहुत सीरियसली ये काम उठाया है। और पूर्व राष्ट्रपति का इसका पूरा चेयरमैनशिप करना एक प्रकार से ये दिखाने के लिए, इस पे कोई राजनीति नहीं है, कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, सारे बातें इसमें डिस्कस होगी, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या 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 कानून में क्या बदलाव लाना चाहिए, पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या कानून बदलना है, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट पे क्या बदलना है, तो कैसे होगी, क्योंकि इसमें कई सवाल आ रहे हैं कि कैसे इसको कैसे हम अमल करें। जी जी जी, निश्चित तौर पर दरअसल जो आपने बात कही, तो दो बातें, एक तो कितनी ज़रूरत है इसको हमारे देश में, हमारे जैसे जहां पर हर समय कोई ना कोई चुनाव होता रहता है और बार बार ये देखने में आता है कि विकास कार्य बाधित होता है। ये एक बड़ा तर्क दिया जा रहा है और बहुत सारे लोग इसके समर्थन में भी हैं, लेकिन ये सवाल भी साथ में पूछते हैं कि कैसे ये फीजिबल होगा। तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, दिक्कत है कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें। कॉन्सेप्ट को लेकर कई लोग स्वागत करते हैं, राजनेता बहुत स्वागत करते हैं, जो हमारे अगर आप इसकी इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भी देखेंगे लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार 2018 से इसकी बात उठाए कि देश को सोचने का समय आ गया, इस पे विस्तार से डिबेट हो, देश भर में इस पर एक प्रकार से बहस हो, सुझाव हो, तो ये कमेटी का काम वही होगा। सारा चीज को देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, क्योंकि जब आप चुनाव करने जा रहे हैं, इकट्ठे चुनाव करने जा रहे हैं, क्योंकि पहले चुनाव मतलब 67 तक तो था, ये बीच में 59 में एक सरकार डिस्मिस हुई, वो भी अब पहली सरकार जो नंबूदरी बात की कम्युनिस्ट सरकार, नेहरू सरकार ने उसको डिसमिस किया, केरल की कम्युनिस्ट सरकार। तो उसके बाद बीच में गड़बड़ हुआ, लेकिन लगातार ऐसी हुआ, 67 तक की बात हो रही है। बाद में चीजें बदल गई,
अब सवाल जो प्रधानमंत्री ने सामने देश के सामने रखा था यही है, अगर बार बार अगर आप हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होता जाए तो इलेक्शन बोर्ड में जब चला जाता है जी, तो जो पार्टी सत्ता में है वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी सत्ताधारी पार्टी हो, तो कठिन फैसले लेने वो टाल देते हैं जी। ये कह के भाई हमें वोट नहीं मिलेगा, ये लोकप्रिय नहीं होगा, लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे, तो ये सारे जो बातें जब आती है तो जो गवर्नेंस इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मानते हैं कि अच्छी राजनीति के लिए अच्छी आपकी इकोनॉमिक्स भी अच्छी होनी चाहिए, यानी गुड पॉलिटिक्स शुड आल्सो बी गुड इकोनॉमिक्स जी, कि एक बार इकट्ठा आप एक बार चुनाव शुरू कर देंगे तब खर्चा कम होगा, उसी समय तैनात जो सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय वो भी ये होगा। ये बात देखिए अनेक कंट्रीज में ये है, आज बेल्जियम में है, जर्मनी में है, आपके स्वीडन में है, तो कई राज्यों में कई विदेश में है ये। जी जी, कौन सा मॉडल हम अपनाएं? देखिए सबसे बड़ी बात यह है, जब भी आप इसको देखिए जिस समय आप शुरू करेंगे जी, ऐसे कोई विधानसभा होंगे जिनका कार्यकाल 4 साल और बाकी है जी, इनके 2 साल बाकी है, जो 4 साल बाकी है वो क्यों अपने सैक्रिफाइस करेंगे उसके लिए, सैक्रिफाइस करना होगा, जिसका 1 साल है ठीक है वो आगे कर सकते हैं। तो ये सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी है, यानी क्योंकि कोई राज्य नहीं चाहेगा, कोई विधानसभा के सदस्य नहीं चाहेंगे कि उनकी कार्यकाल पहले खत्म हो जाए। जी जी, लेकिन एक बात ये भी है, चलते चलते इस पर बड़ा जल्दी से आपसे कमेंट चाहेंगे कि जो कहते हैं कि जहां चाह वहां राह, तो ऐसे में खुले दिल से साफ मन से सभी राजनीतिक दलों को और सभी लोगों को साथ आना चाहिए, क्योंकि बात देश के विकास की है, देश से जुड़ी हुई। आपको क्या लगता है? यानी कि विरोध के लिए विरोध ना करें, जो किसी भी प्रश्न पर अक्सर या दूसरे जो विपक्षी दल हैं या आपस के जो राजनीतिक दल हैं उनमें देखने में मिलता है। नहीं, ये देखिए इस पे राजनीति ना देखना चाहिए, क्योंकि कोई जल्दबाजी भी नहीं होने वाला है, इस पे समय लगेगा, इसलिए सरकार कमेटी गठन की है। क्योंकि बीच में ये बात विपक्ष की तरफ से था कि क्या 2 हफ्ते में जो स्पेशल अधिवेशन बुलाया गया क्या उसी में सब कुछ हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। सरकार भी नहीं चाहती कि बिना कोई बहस, बिना कोई इस पे अध्ययन ना करके करने को सरकार भी इच्छुक नहीं है, क्योंकि हो नहीं सकता, क्योंकि कई बातें इसमें। और जिस तरह कमेटी बनी है, मुझे लगता है 6 महीना हो 1 साल हो हम कह नहीं सकते, इसमें बहुत लोगों की राय ली जाएगी, बहुत लोगों की ली जाएगी, और इस पे फाइनेस्ट लीगल ब्रेन इस पे काम करेंगे। हरीश साल्वे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वकील है, वो कई बातों पर उनकी हमेशा सरकार भी उनकी बात सुनती है, सब लोग सुनते हैं उनके सुझाव, उनके एनालिसिस, उनकी लीगल इश्यूज को लेकर जो टिप्पणियां हैं, तो मुझे लगता है इसमें बहुत काम होगा, और फाइनली जब रिपोर्ट आएगा वो देश के सामने पेश होगा, उस पर फर्दर डिबेट होगी, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। ऑल पार्टी की इसमें पार्टिसिपेशन की भी जरूरत है और फाइनली कंसेंसस भी जरूरत है। जी जी जी, निश्चित तौर पर तो एक बड़ा विषय है, और खुले दिल से साफ मन के साथ में राजनीति को थोड़ा दूर रखते हुए देश के लिए इसमें सबको एक साथ आना होगा। और जिसको आपने जिस तरह से कहा, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो अगर मिलकर काम करेंगे तो जरूर कोई ना कोई एक इसका समाधान निकलेगा। और इतनी वरिष्ठ राजनीतिज्ञों की और साथ ही साथ जो इतने जो सुधीजन है, प्रबुद्ध लोग हैं, उनकी ये कमेटी है पूर्व राष्ट्रपति की अगुवाई में, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ विशेष जरूर निकल सकेगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शेखर अय्यर साहब। और बढ़ते अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के निमंत्रण पर 6 से 7 सितंबर को जकार्ता यानी इंडोनेशिया की यात्रा पर होंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री आसियान के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में इंडोनेशिया द्वारा आयोजित 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आगामी आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2022 में भारत आसियान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलने के बाद पहला शिखर सम्मेलन होगा। शिखर सम्मेलन भारत आसियान संबंधों की प्रगति की समीक्षा भी करेगा और भविष्य में सहयोग की दिशा भी ये तय करेगा। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आसियान देशों के नेताओं और भारत सहित इसके 8 संवाद भागीदारों को क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, एक बड़ा मौका प्रदान करता है।
और अब बात G20 की। G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जहां दुनिया भर की निगाहें इस सम्मेलन पर लगी हैं, तो वहीं भारत भी मेहमानों के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। राजधानी दिल्ली हाई अलर्ट पर है। आसमान से लेकर जमीन तक सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। नौ और 10 दिसंबर को दिल्ली में मुख्य G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। दिल्ली की सभी मुख्य सड़कों को सजाया गया है, दीवारों का रंग रोगन किया गया है। दुनिया भर से आने वाले दिग्गजों की सुरक्षा का खास इंतजाम किया जा रहा है। दिल्ली में 2 दिन की फुल ड्रेस कारपेट रिहर्सल भी जारी है, ताकि लोग समझ सके कि किन रास्तों और किन जगहों से बचना है। डेलीगेट्स की गाड़ियों के काफिलों की सुविधा के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कई रूट पर आम ट्रैफिक के मूवमेंट को रोककर अलग रूट पर डाइवर्ट करने का फैसला किया है और इस बाबत एडवाइजरी भी जारी की है। शिखर सम्मेलन के दौरान विदेशी मेहमानों के साथ साथ जनता की सुविधा का भी ख्याल रखना है। इसके लिए पुलिस विभाग ने फुल ड्रेस रिहर्सल के मद्देनजर सभी मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ यातायात के दिशा निर्देश साझा किए हैं। प्रयास ये है कि यातायात कम प्रभावित हो, सामान्य की तरह चलता रहे, लेकिन जिस वक्त जो मूवमेंट्स है उस दौरान में थोड़े समय के लिए जो हम यातायात को डाइवर्ट कर रहे हैं या रोक रहे हैं, जो चंद मिनटों के लिए है। G20 की थीम वसुदेव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, अतिथि देव भव भारत की महान परंपरा रही है। लिहाजा पिछले 2 महीने से शिखर सम्मेलन की जमकर तैयारियां की जा रही हैं। यादगार मेहमान नवाजी के लिए हर संभव कोशिश जारी है। पिछले 2 महीनों से जो हमारा जो फोकस था वो ये था कि सिटी को कैसे क्लीन किया जाए, सिटी में जो बॉटलनेक्स हैं उनको कैसे दूर किया जाए, रोड्स को कैसे बेटर किया जाए, फुटपाथ कैसे बेटर किए जाएं, और जो भी मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं उनको एक ऐसा एहसास करा के यहाँ से भेजें कि दिल्ली ही नहीं भारत देश जो है वो मेहमान नवाजी के लिए जो जाना जाता था वो वास्तव में उन्होंने प्रूव करके दिखाया है। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए सरकार ने 8 से 10 सितंबर तक नई दिल्ली जिले में पड़ने वाले बाजारों को बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। ऐसे में नई दिल्ली एरिया के सभी वाणिज्य संस्थान, मॉल्स और मार्केट आदि सभी बंद रहेंगे। G20 के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने अपने तमाम जवान जो हैं वो सड़कों पर उतार रखे हैं, क्योंकि एक बड़ा सम्मेलन दिल्ली में आयोजित होने वाला है, जिसके लिए पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। तमाम अर्धसैनिक बलों को यहाँ पर अलर्ट पर रखा गया है, NDRF को रखा गया, और साथ ही साथ बड़ी जिम्मेदारी जो है दिल्ली पुलिस के कंधों पर है। और ये लगातार ड्रिल भी चल रही है दिल्ली पुलिस की कि किस तरह से रास्तों पर उनकी नज़रें होंगी, किस तरह से VIP एरियाज़ में वो मॉनिटरिंग करेंगे। तमाम जो एस्कॉर्ट्स हैं उनको यहाँ पर सुपरविज़न के लिए रखा गया है। स्पेशल CP कई जोन के यहाँ पर तैनात किए गए हैं, DCP तैनात किए गए हैं। ये वो तमाम एरिया है। NDMC का एरिया मैं आपको बताऊँ, यहाँ से निकल करके आप इंडिया गेट की तरफ जाते हैं और आगे से आपको जाना है जो भारत मंडपम है। ये वो रास्ते हैं जहाँ पर हाई अलर्ट सिक्योरिटी है। अगर आपको यहाँ से होकर के गुजरना है तो आपके पास कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए, आपके पास वैलिड आई कार्ड होना चाहिए, नहीं तो आपको इन इलाकों में एंट्री नहीं दी जाएगी। कैमरा कुलदीप के साथ में मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने नई दिल्ली में आगामी G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों को लेकर एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने वीडियो में ITPO कॉम्प्लेक्स में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर की एक झलक दिखाई है। साथ ही उन्होंने बताया है कि कैसे G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। Namaskar. We are just about 1 week away from the G20 summit that will be hosted by Prime Minister Shri Narendra Modi. We are at a very important element of this event, the International Media Center, as you can see. Let me take you for a sneak peek of what it's in store for the hundreds of journalists from across the world and India who will be operating from here to cover this very important activity. Here, as I walk into the Hall 5 ground floor, you can see behind me the finishing touches to this very important activity. Here behind me, and I'll take you here, the workstations for hundreds of journalists, and on that side
are the briefing rooms that are being created specifically for special briefings, and you have also other facilities here. In addition, we have one more floor above this of the similar size, so you can imagine the large facility that is being built here, now almost ready to welcome journalists from across the world. I would invite all of you to follow us. There is a virtual tour on our G20 app, and I would like you to keep abreast of developments. We will certainly continue to bring to you the latest from the G20. वाराणसी की अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे की रिपोर्ट 4 सितंबर तक जमा करने को कहा है। जनपद न्यायाधीश के एएसआई को रिपोर्ट देने के लिए 4 सितंबर तक समय दिया गया है। इससे पहले ये रिपोर्ट आज जमा कराई जानी थी। ध्यान रहे कि ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी 5 महिलाओं की याचिका पर 8 सितंबर को सुनवाई होगी। और चलते चलते आपको छोड़े जाएंगे कुछ अन्य राष्ट्रीय खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सीबीआई ने बालासोर रेल हादसे में 3 आरोपियों अरुण महांतो, मोहम्मद आमिर खान और पप्पू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इन तीनों पर गैर इरादतन हत्या और सबूत नष्ट करने का आरोप है। इन कर्मचारियों को जुलाई में गिरफ्तार किया गया था। ये चार्जशीट आईपीसी 304 पार्ट 2, 34 RW 201 आईपीसी और 153 रेलवे एक्ट में भुवनेश्वर कोर्ट में दाखिल की गई। बालासोर रेल हादसे में 294 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 24 स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल में शनिवार शाम करीब 5:30 बजे पुराने ओपीडी परिसर की फार्मेसी कक्ष के पास शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इस वक्त वहां आग लगी तब कोई मरीज नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। देश के कई हिस्सों में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। कहीं तेज बारिश तो कहीं मौसम गर्म होता जा रहा है। आज शनिवार को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में और साथ ही उड़ीसा के भुवनेश्वर के कई हिस्सों में बारिश हुई। बारिश के बाद सड़कों पर जल जमाव भी देखने को मिला। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। जालिम लोशन, दाद खाज खुजली से तुरंत आराम। जालिम लोशन और हंसता बचपन खिलता बचपन। मुगली गुट्टी 555।